हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। सो एचपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एपीसी एकेडमी लेके आई है एक एचपी पुलिस की न्यू सीरीज़। तो इसी न्यू सीरीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारा वॉन्टेड मी टू राइट हर नेम बट ब्लैंक। आपको इस फिल इन द ब्लैंक को पूरा करना है, सेंटेंस को पूरा करना है। और हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉट ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड दिया गया है, नीदर ऑफ अस हैव एनी पेपर टू राइट ऑन। थर्ड है, नीदर ऑफ वी हैड एनी पेपर टू राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन है, नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। हमें बताना है कि इन चारों में से सेंटेंस को कंप्लीट कौन सा सेंटेंस कर सकता है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें हमारे करेक्ट आंसर की, या फिर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वांटेड। वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट में। इसका मतलब जो है वो बात की जा रही है पास्ट में। तो जब बात पास्ट में की जा रही है तो ऑब्वियसली जो हमारा फिल इन द ब्लैंक का आंसर रहेगा वो भी पास्ट में ही आएगा। जैसे कि हमारे पास ये पास्ट दिया गया है, यहाँ पर ये पास्ट दिया गया है और यहाँ पर ये वाला पास्ट दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमारा सेकेंड आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब रहा ए, सी और डी। इसमें भी अगर हम बात करें, नॉट ऑफ अस, ये वैसे भी आपके पास करेक्ट फ्रेज नहीं आएगा। तो नॉट ऑफ अस मतलब ऑप्शन ए वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं नीदर के बारे में कि नीदर यूज़ किया कहाँ जाता है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए नीदर की, तो सबसे पहले हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। नीदर की पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है, सबसे पहला तो प्रोनाउन। दूसरा आ जाएगा कि नीदर काम करता है एडजेक्टिव की तरह। तीसरा आ जाएगा कि यही नीदर काम करता है कंजंक्शन की तरह। मतलब नीदर की तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि वो प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा और कंजंक्शन कब होगा। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नीदर का यूज़ हम करते कहाँ हैं। तो जहाँ पर बात की जा रही हो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की, चाहे वो टू पर्सन हो, टू प्लेसेस हो, चाहे वो टू थिंग्स हो, जहाँ पर दो की बात की जा रही होगी सिर्फ वहीं पर नीदर का यूज़ किया जाता है। मोर देन टू के लिए नीदर नहीं लगाया जाता। अब अगर हम बात करें कि नीदर को प्रोनाउन कब बोला जाएगा, हमें पता है कि प्रोनाउन के केस में नाउन नहीं दिया गया होता है। तो नीदर के बाद जब भी हमारे पास नाउन नहीं दिया गया होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल दिया जाएगा प्रोनाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडजेक्टिव, तो हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करे। तो मान लीजिए अगर नीदर के बाद कोई नाउन दे दिया गया हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसे बोल दिया जाएगा एडजेक्टिव। अब इसी नीदर को हम कंजंक्शन कब बोलेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा नीदर नॉर, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा नीदर नॉर। तो जब भी हम नीदर नॉर का यूज करते हैं तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाती है कंजंक्शन। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप कि नीदर काम करता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन तीनों की तरह। अब अगर हम बात कर लें हमारे ऑप्शंस की, तो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास नीदर ऑफ वी एंड नीदर ऑफ अस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीदर ऑफ वी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक रूल है हमारे पास कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस का। अब ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से होते हैं, जैसे कि मी हो गया, अस हो गया, देम हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जबकि वी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो तारा वॉन्टेड मी टू राइट हर नेम बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नीदर के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा हो गया, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, ये भी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो नीदर है ना, ये हमेशा अपने बाद लेता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चाहे हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज करें, चाहे हम इसको करें यूज एडजेक्टिव की तरह,
जहां भी नीदर का यूज किया जाएगा वहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमेशा सिंगुलर। तो मान लीजिए यहां पर बात ही प्रेजेंट की जा रही होती तो आपका आंसर क्या होना था, तो आपका आंसर होना था हैज। ठीक है, वेट गलत हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाना था यहां पर, हैज। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ अस हैज, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि नीदर जो है अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो यहाँ पर आपने कभी नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो हम अस की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर बात प्लूरल की जा रही है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल नीदर जो है हमेशा अपने साथ लेता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एक बार फिर से हम रफली रिपीट कर देते हैं। नीदर जो है प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन तीनों की तरह काम करती है। नीदर 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन की बात जब भी की जा रही होगी तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है, और नीदर जो है हमेशा अपने बाद लेता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पर, ऑप्शन डी, नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फिल इन द ब्लैंक, इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम ब्लैंक द एडमिट कार्ड। ये आपके पास सेंटेंस दिया गया है। अगेन फिल इन द ब्लैंक ही आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दे वुड हैव इशूड, सेकंड है दे हैव इशूड, थर्ड है दे वुड हैव बीन इशूड, एंड फोर्थ हो जाएगा दे हैड इशूड। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो जिसने मॉडल वर्ब्स अच्छे से पढ़े होंगे या टेंसेस अच्छे से पढ़े होंगे, तो टेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा ये वाला रहता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर हम इस रूल को डिस्कस करें उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। अगर हम रूल को डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आपके पास दिया गया हो इफ, और इफ के बाद दिया गया हो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो रूल क्या बोलता है कि अगर इफ दिया गया हो, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट दिया गया हो, तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, वुड, कुड, माइट, हैव, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर दिया गया होगा इफ के बाद दिया गया हो पास्ट परफेक्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, वुड, कुड, माइट, हैव, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो वहीं अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन में दिया गया है इफ आई हैड सबमिटेड, मतलब इफ भी दिया गया है, पास्ट परफेक्ट भी दिया गया है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। हमें वुड, कुड, माइट में से कोई आंसर निकालना है। तो देखा जाए हमारे पास वुड यहाँ भी दिया गया था, वुड हमारे पास यहाँ भी दिया गया है। इसका मतलब ना ही ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा। अब रहा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो इन दोनों में से हम किसको करेक्ट बोलें? ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि यहाँ पर दे वुड हैव इशूड करेक्ट है, बट नो, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, दे वुड हैव बीन इशूड। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम वुड हैव इशूड कब यूज करेंगे और वुड हैव बीन इशूड का यूज कब करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वुड हैव इशूड की, तो वुड हैव इशूड का मतलब है कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही उस काम को कंप्लीट करे, वहां तो हम यूज करेंगे वुड हैव इशूड का। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो काम कोई और कर रहा है, ठीक है, मतलब काम किसी और के द्वारा दिया जा रहा है और कंप्लीट किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, यहाँ दिया गया है वुड हैव बीन इशूड। अब वुड हैव बीन इशूड का यूज हम वहां करते हैं कि किसी और के द्वारा काम दिया जा रहा है और कर कोई और रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वही दिया गया है, काम किसी और ने दिया और कर कोई और रहा है। तो अगर ये कंडीशन दी गई हो तो हमारे पास आंसर होता है वुड हैव बीन वाला, ओके, ना कि वुड हैव वाला। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो वुड हैव इशूड हम नहीं यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वुड हैव बीन इशूड, क्योंकि दिया किसी और के द्वारा जा रहा है और कर कोई और रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की।
fill in the blank, the bunch of flowers is the bunch of flowers dash beautiful. ऑप्शंस दिए गए हैं look, looks, are and do not look. तो अगर हम बात करें कि इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। इतना तो मैं श्योर हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स तो सभी ने पढ़ी होती है ना। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात करें तो टोटल होती है हमारे पास 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, V1, V2, V3 सभी को पता होता है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। और V4 किसको बोला जाता है? जब भी V1 के साथ ING लगा दिया जाए, मतलब जब हम प्ले के साथ ING लगाएंगे तो बोला जाएगा प्लेइंग। और V5 किसको बोला जाता है? जब भी V1 के साथ S और ES लगाया जाता है, मतलब हम जब प्ले के साथ SES लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेज। ये तो हो गई वर्ब की फॉर्म्स। अब इन्हीं वर्ब की फॉर्म्स में हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। V2, V3 और V4 की अगर हम बात करें तो ये तो हम सभी के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। बट अगर बात की जाए V1 और V5 की, तो ध्यान रखिएगा V1 होती है हमारे पास प्लूरल वर्ब, ठीक है। V1 होती है प्लूरल वर्ब और V5 होती है सिंगुलर वर्ब। V5 होती है सिंगुलर वर्ब। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो S लगा है तो ये सिंगुलर क्यों हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हैं वो होता है सिर्फ नाउन के केस में, क्योंकि जब हम नाउन में SES लगाते हैं तब तो उसे बोल दिया जाता है प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। बट अगर हम किसी वर्ब में SES लगाते हैं तो उसे बोला जाता है सिंगुलर। आप ये समझ सकते हैं कि नाउन का ऑपोजिट वर्ब होता है। नाउन में SES वाले को प्लूरल बोलते हैं, लेकिन वर्ब में SES वाले को सिंगुलर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर V5 हो जाती है हमारे पास सिंगुलर वर्ब। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है द बंच ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। अब एक्चुअल में हम लोग गलती कहाँ करते हैं, यहाँ देखा फ्लावर्स और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा के आ जाते हैं या प्लूरल वर्ब लगा के आ जाते हैं। बट नो, एक्चुअल में यहाँ पर फ्लावर्स की बात थोड़ी ना की जा रही है। एक्चुअल में यहाँ पर बात की जा रही है बंच की, और बंच ध्यान रखिएगा एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो कलेक्शन होता है, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो थिंग्स का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स का हो। तो कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप। तो एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पर फ्लावर्स की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ पर बात की जा रही थी बंच की। तो हमें तो पता है बंच तो सिंगुलर है, तो जब बंच सिंगुलर है तो ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा वो भी सिंगुलर वर्ब का रहेगा। हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस की। तो यहाँ पर द बंच ऑफ फ्लावर्स डू नॉट लुक ब्यूटीफुल, चलो ये तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। और द बंच ऑफ फ्लावर्स आर, नहीं, आर भी हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वहीं अगर बात करें लुक और लुक्स की, लुक कौन सी वर्ब है हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लुक्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि बंच सिंगुलर की बात की जा रही है तो सिंगुलर वर्ब मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुक्स। द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स, सॉरी, यस, द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म विद द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव, एक्टिव, पैसिव हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पैसिव, एक्टिव, पैसिव के रूल्स तो कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, रूल्स तो रूल्स ही रहने वाले हैं। तो हम बात करें हमारे सेंटेंस की, वी वॉच्ड द लास्ट मैच एट अ सिनेमा हॉल। तो हमारा पहला काम क्या होता है? टेंस को आइडेंटिफाई करना कि जो गिवन सेंटेंस दिया गया है वो टेंस कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग रूल्स को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है द लास्ट मैच इज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। सेकेंड दिया गया है द लास्ट मैच हैज बीन
वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। थर्ड हो जाएगा द लास्ट मैच वॉज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। एंड फोर्थ है द मैच वॉज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले हम टेंस को ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर गिवन टेंस दिया गया है, टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ पर दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब जो गिवन दिया गया है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट आपके पास एक्टिव में दिया गया हो तो पैसिव में कन्वर्ट करने पर हमेशा यूज़ किया जाएगा वॉज वर्ब का। और पैसिव में वैसे भी हमेशा V3 तो लगती ही लगती है ना, क्योंकि अगर हम बात करें ना एक्टिव पैसिव के जर्नल स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव में अगर हम बात करें तो पैसिव में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, अकॉर्डिंग टू द रूल हेल्पिंग वर्ब लगाना। यहाँ पर आपके पास कोई भी वर्ब क्यों ना दी गई हो, जब भी हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हमेशा V3 आएगी, साथ में बाय एंड देन आ जाएगा हमारे पास पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए हमें सिर्फ इस पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो गिवन है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर्ब प्लस V3 लगा के कन्वर्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है द लास्ट मैच इज वॉच्ड, नहीं इज तो आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा गलत। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया है हैज बीन, बिल्कुल भी नहीं, ये भी हो जाएगा गलत आंसर। थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वॉज वॉच्ड दिया गया है, यहाँ भी वॉज वॉच्ड दिया गया है। देखा जाए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो दोनों में सही है, तो इसका मतलब गलती जो है वो बाकी पोर्शन में है। जैसे कि यहाँ दिया गया है द मैच, जबकि हमारे पास गिवन दिया गया है द लास्ट मैच। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, द लास्ट मैच। मतलब आंसर हो जाएगा द लास्ट मैच वॉज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बिल्कुल ही इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है नारेशन से। सेंटेंस दिया गया है सानिया आस्क्ड शंकर वेदर शी कुड accompany him to the tour। सेंटेंस जो है ऑलरेडी आपके पास दिया गया है इनडायरेक्ट में, आपको इसे डायरेक्ट में बनाना है। अगेन वही बात है कि आपको उसके लिए रूल्स पता होने चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है आस्क्ड, इसका मतलब जो है ये सेंटेंस है इंटारोगेटिव का। और हमारे पास गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं, सानिया आस्क्ड शंकर इफ ही कुड accompany हर टू द टूर। सेकंड है सानिया सेज इन्वर्टेड कॉमास शंकर में आई accompany यू टू द टूर। थर्ड आ जाएगा सानिया सेड टू शंकर इन्वर्टेड कॉमास कैन आई accompany यू टू द टूर। एंड फोर्थ है सानिया इंटारोगेटेड शंकर कैन शी accompany हिम टू द टूर। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसको आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें ना तो वेट फॉर अ सेकेंड, तो अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमेशा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है। ओके, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में तो कोई भी इन्वर्टेड कॉमास दिए ही नहीं हैं, तो मतलब ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल ही इनकरेक्ट। ओके, वही अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, सेकंड सेंटेंस में दिया है सानिया सेज, जबकि यहाँ हमारे पास आस्क्ड दिया गया है, तो सेज को हम आस्क्ड में वैसे ही कन्वर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि मान लीजिए आपके पास दिया गया होगा से, ठीक है, तो से को से ही रखा जाता है, और अगर इंटारोगेटिव की बात की जा रही हो तो आस्क आता है। आस्क्ड हम कब लगाते हैं? जब दिया गया हो सेड। मतलब अगर सेड दिया गया हो तो सेड को आप या तो सेड ही रखते हैं, या फिर अगर इंटारोगेटिव की बात की जा रही हो तो यूज किया जाता है आस्क्ड का।
ओके, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन सी में दिया गया है सानिया सेड टू शंकर कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर, एंड डी ऑप्शन में दिया गया है सानिया इंटरोगेटिव शंकर कैन शी अकम्पनी हिम टू द टूर। देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों सेंटेंसेस सेम है, बट हमारे पास इंटरोगेटेड वाला आंसर बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेड टू को कन्वर्ट किया जाता है आस्क्ड में, ना कि इंटरोगेटेड को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मतलब अगर उतने अच्छे से किसी को रूल्स नहीं भी याद होते तो भी इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आराम से कर सकते थे कि सेट टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सान्या सेड टू शंकर इन्वर्टेड कॉमास कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर। इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कैन को जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो कैन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है, शैल का शुड बनता है, विल का वुड बनता है। ओके, तो यहाँ पर कैन दिया था, कैन का तो कुड ही बनना था जो कि यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है आई, आई आपके पास फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में दिया गया है सानिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शी ही आना था जो कि आपके पास सेंटेंस में दिया गया है। तो इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे पास एचपी पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, सो जुड़े रहिए हमारे साथ। So thank you for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.